हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन अड्डा में। तो डेट है आज की 14 दिसंबर और मैं कवर करूंगी आज का और कल का, यानी कि 13 तारीख का और 14 तारीख का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो चर्चा में रही हैं। पिछले 2-3 दिन से आप सुन रहे हैं कुछ आर्टिकल 370 को लेकर के जो जम्मू कश्मीर से हटाया गया था कब 2019 में, उसको लेकर के आप चर्चाएं सुन रहे होंगे। तो रिसेंटली ऐसा क्या हुआ है कि जो फैसला लिया गया था 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने का और उसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने का, उसको सही ठहराया गया है किसके द्वारा? माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, 5 मेंबर्स की एक बेंच बैठी थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को मिलाकर के एक बेंच बैठी थी। इसको हेड कर रहे थे कौन? भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी। ठीक है, और इसमें 5-0 से ये निर्णय पास होता है कि जो 370 आर्टिकल को हटाया गया था 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा, वो बिल्कुल ठीक था। और इन्होंने डिमांड की है कि जल्दी से जल्दी जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटहुड है उसको वापस लागू किया जाए। इनका कहना है कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन कंडक्ट करवा देने चाहिए और वहाँ पर प्रॉपर, जैसे एक राज्य में सरकार बनती है वहाँ का मुख्यमंत्री होता है, उसकी नियुक्ति हो जानी चाहिए। ठीक है, इनका कहना था कि जो आर्टिकल 370 था वो कोई परमानेंट प्रोविज़न नहीं था, एक टेम्पोरेरी प्रोविज़न था जिसको जम्मू कश्मीर में शांति बहाल होने के बाद वापस ले लेना चाहिए था। और इसके बेस पर इन्होंने बात की है कि वहाँ का जो स्टेटहुड है उसका दर्जा जम्मू एंड कश्मीर का वापस हो जाना चाहिए जल्द से जल्द। ठीक है, तो अब नॉर्मल राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर भी एक भारत का राज्य बन जाएगा, वहाँ पर भी जल्दी से जल्द इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएंगे। अगली न्यूज़ है व्यास सम्मान 2023, जो कि कौन से नंबर के व्यास सम्मान है? 33वें नंबर के। ठीक है, 33वें व्यास सम्मान का आयोजन किया गया और किसको दिया गया ये सम्मान? पुष्पा भारती जी को। मेनली क्या होता है कि लास्ट 10 ईयर में कोई ऐसा नॉवेल या फिर ऐसी कोई रचना पब्लिश हुई है हिंदी के क्षेत्र में जो अपने आप में आउटस्टैंडिंग है, उसको दिया जाता है क्या? व्यास सम्मान। लेकिन ये रचना हिंदी में ही पब्लिश होनी चाहिए लास्ट 10 साल के अंतर्गत। तो पुष्पा भारती जी को सम्मान दिया गया है, उनकी कृति है यादें यादें और यादें। मेनली क्या बातें हैं इसमें? जो हिंदी के मुख्य लेखक हैं उनकी कुछ मुख्य यादें या फिर उनकी कुछ जीवन काल की महत्वपूर्ण बातों का इसमें संकलन किया गया है पुष्पा भारती जी के द्वारा यादें और यादें नाम की पुस्तक में। ठीक है, और इनकी इसी कृति के लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, अगर व्यास प्राइज की बात की जाए तो 1991 में इसकी स्थापना की गई थी, तब से हर साल ये लगातार दिया जा रहा है, इसीलिए इस साल 33rd नंबर का व्यास सम्मान दिया गया है। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो एक लेखक है, हिंदी राइटर है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी, इनको व्यास सम्मान से नवाजित किया गया था। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI समिट, ठीक है, एक एनुअल समिट है जिसका आयोजन इस साल कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में, और इसको होस्ट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। ठीक है, कब हुई थी? रिसेंटली परसों के दिन 12 दिसंबर को इसको आयोजित किया गया था। एम क्या है? टू ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑन AI by supporting cutting edge research and practical activities on AI related प्रायोरिटीज। तो आप सभी जानते हैं वर्तमान जो समय चल रहा है उसमें इसमें AI की महत्ता कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो उसी फील्ड में जो रिसर्च है उसमें और उसको प्रैक्टिकल रियलिटी में उतारने के बीच में जो गैप है उनको भरना, इसके अलावा AI की फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस तरीके से करना कि वो हमारे मानव उत्थान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभकारी हो। ठीक है,
तो ये इसका मेन एम बन जाता है किसका, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI समिट होती है हर साल उनका। और 2024 के लिए GPAI का जो प्रेसिडेंट बनाया गया है वो किसको बनाया गया है, हमारे प्यारे भारत को। ठीक है, इसकी अध्यक्षता हमारे पास रहेगी 2024 में। अगर सम्मेलन की बात की जाए तो इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके जो विशेषज्ञ होते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लगभग 50 विशेषज्ञों ने भाग लिया है। इसके अलावा 150 से ज़्यादा अलग अलग देशों के आप कह सकते हैं वक्ताओं ने या फिर स्पीकर्स ने इस समिट में भाग लिया था। कहाँ आयोजित, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, देश की राजधानी नई दिल्ली में। विकसित भारत @2047 वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल। ठीक है, हाल ही में इसका इनॉग्रेशन किया है किसने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो सबसे पहले हम देखते हैं आखिर ये विकसित भारत @2047 विजन है क्या। आप सभी ने सुना होगा अमृतकाल विजन। अमृतकाल विजन @2047 हमारे देश को आज़ादी मिली थी कब, 1947 में। ठीक है, और 2047 में हमारे देश को आज़ादी मिले हुए पूरे 100 साल हो जाएंगे, उसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी 2047 में। तो इस वाले जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनका एजेंडा है कि 2047 तक हमें अपने भारत को विकासशील या फिर आप कहें कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था की श्रेणी से विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में लाके खड़ा करना है। ये मोदी जी का एजेंडा है। तो इसी को लेकर के वो अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग आप कह सकते हैं एजेंडा बनाते रहते हैं आगे अपना फ्यूचर को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। तो इसी दिशा में एक पहल है वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल को लॉन्च करने की। मेन मोटिव क्या है इस पोर्टल को लॉन्च करने का, कि जो देश का यूथ है उसके आइडियाज़ के द्वारा हम आगे की चीज़ों को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, देश का विकास करने में उन चीज़ों को कैसे हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी घटनाक्रम है देश के सरकार के, उनको इस पोर्टल पर डाला जाएगा ताकि जो देश का युवा वर्ग है वो भी उसको देख सके, पढ़ सके और उसके बारे में अपने सुझाव दे सके। ठीक है, तो मेनली क्या है, नेशन बिल्डिंग में और 2047 तक भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने में जो भारत का युवा वर्ग है उसका योगदान, उसकी भागीदारी बढ़ाना इस पोर्टल को लॉन्च करने का मेन मकसद हो जाता है। ठीक है, थ्रू दिस दे विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट देयर आइडियाज टू द विजन ऑफ डेवलपमेंट इंडिया 2047। क्या होगा, इसके थ्रू जो युवा वर्ग होगा वो अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को साझा कर सकेगा देश के विकास में योगदान देने के लिए। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ इन कंट्रीज नेशन प्लान एंड गोल्स। तो जो भी कंट्री के देश के नेशनल प्लान्स बन रहे हैं या फिर गोल हो रहे हैं उसमें देश का जो युवा वर्ग है उसकी भागीदारी इससे बढ़ेगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। डोनाल्ड टस्क रिसेंटली, एक यूरोपियन कंट्री है पोलैंड, वहाँ पर इलेक्शन हुए थे एंड उन इलेक्शन में बाजी मारी है डोनाल्ड टस्क जी ने। किस चीज़ के इलेक्शन थे, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए इलेक्शन हुए थे। और ऐसा दूसरी बार हुआ है जब डोनाल्ड टस्क जी को पोलैंड का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। इससे पहले कब बनाया गया था, 2007 से 2014 के बीच में वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। जब भी हम किसी देश में इलेक्शन होते हैं तो वो कंट्री चर्चा में आ जाता है और हमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमें उसकी लोकेशन का पता हो। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि घर जा कर के जब भी आप फ्री हो तब जो पोलैंड की लोकेशन है उसके आसपास की बाउंड्री कंट्रीज़ हैं उनके बारे में देख लेना है एंड छोटी छोटी बातें जो इम्पोर्टेंट हैं उनको भी याद रखना है। लाइक पोलैंड की करेंसी अगर देखा जाए तो ज़्लोटी, लैंग्वेज पोलिश लैंग्वेज, एंड वहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है, वार्साव। सेंट्रल यूरोप में, मध्य यूरोप में एक कंट्री पड़ता है पोलैंड। ठीक है, डोनाल्ड टस्क 50 years ऑफ फ्रेंडशिप इंडिया एंड साउथ कोरिया। तो 1973 में 1973 में भारत के और दक्षिण कोरिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको वो इस्टेब्लिश किए गए थे। तो 2023 में उसकी
50वीं सालगिरह मनाई जा रही है और इस अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साउथ कोरिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस कंट्री के भारत के साथ 50 ईयर 50 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो किसके साथ हुए हैं? साउथ कोरिया के साथ। ठीक है, रिलेशंस कब स्टैब्लिश हुए थे फॉर्मली? 1973 में। इसके बाद जो रणनीतिक साझेदारी है, जो कूटनीतिक साझेदारी है, वो कब स्टैब्लिश हुई थी? 2010 में। और तब से लेकर के हमारा और साउथ कोरिया का ट्रेड लगातार बढ़ता ही जा रहा है और उसके रिलेशन हमारे साथ काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, अगर ट्रेड की बात की जाए तो 1992 से 1992-93 से 2007 से 8 के बीच में जो दोनों देशों का ट्रेड है, व्यापार है, वो 530 मिलियन डॉलर की दर से बढ़ा है। ठीक है, और अब हमारा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार एक साझेदार है कौन? साउथ कोरिया। यूपी को लेकर के खबर है, सीएम फेलोशिप प्रोग्राम हाल ही में इसकी घोषणा की है योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी हैं। रिसेंटली द सीएम फेलोशिप प्रोग्राम हैज स्टार्टेड बाय द यूपी गवर्नमेंट। ठीक है, सीएम फेलोशिप प्रोग्राम विल एक्टिवली इन्वॉल्व यूथ इन अर्बन डेवलपमेंट, प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग। तो जो राज्य का विकास है, शहरी विकास है, या कुछ योजनाएं लागू होती हैं, उन सभी में जो यूथ है उसका योगदान बढ़ाने के लिए ही ये फेलोशिप प्रदान की जाती है हर साल यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। दिस विल इंक्लूड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन लोकल गवर्नेंस, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलियंस। तो इन फील्ड में यूथ का पार्टिसिपेशन इससे बढ़ता है। ठीक है, अगला कुछ क्वेश्चन है देख लेते हैं। बन्नी ग्रासलैंड, बन्नी घास का मैदान जो हाल ही में खबरों में है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पहले देख लेते हैं कि ये खबरों में क्यों है। तो आप सभी को पता है लास्ट ईयर ही चीता को इंडिया में रिलोकेट किया गया था। तो इनका चीता ब्रीडिंग सेंटर बनाया जा रहा है कहाँ पर? बन्नी ग्रासलैंड में। इसीलिए ये जो बन्नी ग्रासलैंड है तो खबरों में आ जाते हैं। ठीक है, प्रमुख घास का मैदान है भारत का, कहाँ पर स्थित है? स्टेट ऑफ गुजरात में। ठीक है, ध्यान रखना है, बन्नी ग्रासलैंड गुजरात में स्थित है। और अगर बात की जाए चीता को रिलोकेट कहाँ पर किया गया था, तो कूनो पालपुर नेशनल पार्क, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। हाल ही में मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो रिसेंटली शिवराज सिंह चौहान जी, जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है और वहाँ के नए सीएम बनाए गए हैं कौन? मोहन यादव जी। किस पार्टी से हैं ये? बीजेपी से ही, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, हाल ही में किस देश ने तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया? अगर तिरुवल्लुवर जी की बात की जाए तो इनको वल्लभुर भी बोला जाता है। ठीक है, और तमिल लिटरेचर में काफ़ी प्रोमिनेंट हस्ती बन जाते हैं तिरुवल्लुवर जी। ठीक है, इनकी प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किया गया है, कहाँ पर? यूएसए, फ्रांस, यूएई या फिर इटली। तो तिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा का अनावरण रिसेंटली किया गया है फ्रांस में। ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी का इस बारे में कहना था कि इससे फ्रांस और इंडिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस और ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, तमिल राइटर थे, काफ़ी फेमस राइटर थे तिरुवल्लुवर जी। भारत और वियतनाम के बीच विनबैक्स 2023 अभ्यास इनमें से किस शहर में आयोजित किया गया? 4 ऑप्शन है। उमरोई मेघालय में, जिसमें इस साल काफ़ी युद्धाभ्यास कंडक्ट किए गए थे। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, हनोई वियतनाम में, जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो जो विनबैक्स 2023 का आयोजन है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हनोई वियतनाम में। ठीक है, अगला आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है।
इसका जवाब आप सभी को मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चौथ एंड सरदेश मुखी कर प्रणाली किस साम्राज्य से संबंधित है, यानी कि किस साम्राज्य में किस राज्य के रूलर ने ये दोनों कर लगाए थे। ऑप्शन है मुगल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, मराठा साम्राज्य या फिर लोधी साम्राज्य। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।